हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्स में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे ज्वलनशील मुद्दे के बारे में जो कि हाल फिलहाल में देश पे बहुत ही बवाल मचाए हुए हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो कि केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है मार्च 2024 में। और इसको लेकर आपने कई बार न्यूज भी सुनी होगी, हाल फिलहाल में इसकी बहुत न्यूज चल रही है। तो आज हम जानेंगे कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी है क्या, और लोग देश में इसको लेकर बार बार क्यों हड़ताल पे बैठ जाते हैं, और सरकार 4 साल तक इसको क्यों नहीं लागू कर पाई है। जी बता दे, इसको 4 साल हो चुके हैं पास हुए संसद में। 11 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट संसद के दोनों सदनों से बहुमत के साथ पारित हो चुका है, लेकिन 4 साल के बाद भी लगातार सरकार इसको आगे खिसका चुकी है 8 बार। मतलब इसमें 8 एक्सटेंशन अब तक हो चुके हैं, और अब 2024 में सरकार ने इसको लागू किया है। सरकार ने सोचा कि क्यों ना लोकसभा इलेक्शन से पहले भारत की जनता को एक ऐसा मुद्दा दिया जाए जो कि ज्वलनशील हो और साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। तो आज हम भी इस मुद्दे पर एक अच्छी वार्ता करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या, और ये कहाँ कहाँ लागू होने वाला है और कहाँ कहाँ लागू नहीं होने वाला है। साथ ही गूगल मैप जो है ये हमें इस बात में हेल्प करेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाली हैं और कौन सी कंट्रीज सीएए के अंदर रखी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या। सीएए की फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट जो है ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके किया गया है। इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट में 1995 वाले में अब तक कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। मतलब कोई ये पहली सरकार नहीं है जिसने संशोधन किया है सीएए में। अब तक इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है। सबसे पहले संशोधन की बात करें भारतीय नागरिकता कानून की, तो ये सबसे पहले 1986 में किया गया, बाद में 1992, 2003, 2005, 2015 और इसी क्रम में 2019 में ये अब जो लागू हुआ है वो किया गया था। मतलब इसमें कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। जो मूल हमारा नागरिकता अधिनियम था वो 1955 में आया था। बाद की जो सरकारें आई हैं उन्होंने अपनी परख के अनुसार इसमें अपनी सुविधाओं के अनुसार संशोधन किए हैं और नए नए अमेंडमेंट एक्ट पारित किए हैं। तो ये तो बात होगी इसमें संशोधन की। कुल सीए में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो अब तक सीएए में 6 बार संशोधन हो चुका है, जो कि 1955 वाला था असल, उसमें अब तक कितने संशोधन सरकार कर चुकी है। अब बात करते हैं कि सीएए है क्या चीज। सीएए जो है ये कानून कहता है, अब जो 2019 वाला आया है इसमें सरकार ये कहती है कि जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ये 6 कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, वो भारत में यदि 2014 से पहले रह रहे हैं तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये सरकार इस एक्ट में कहती है। अब देखते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ के होने चाहिए। ये सरकार कहती है कि जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं, इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है। इसमें कुल 6 कम्युनिटी को ही शामिल किया गया है, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध। तो विरोध जो है वो है मुस्लिम कम्युनिटी की ओर से। साथ ही जो अल्पसंख्यक समुदाय, यानी कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय है मुस्लिम कम्युनिटी, तो इसको लेकर जो है वो विवाद चल रहा है। साथ ही जो आसाम और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो इसको लेकर विवाद कर रहे हैं कि यदि बाहर से आने वाले लोगों को इसी तरह से मान्यता देती जा रही तो हमारी जो मूल
स्थिति है, मूल जो निवासी है यहाँ के, उनको जो आधुनिक मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वो वंचित रह जाएंगे। आप भी सोच सकते हैं कि यदि आपके घर में 10 लोगों का रहने की जगह है, यदि उसमें 50 लोग घुसा दिए जाएं तो आपको कैसा लगेगा, और वो भी आपके घर के नहीं हो, बाहर के हों, तो आपको किस तरह की फीलिंग आएगी। तो इस तरह की जो फीलिंग है वो नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को आ रही है। और नॉर्थ ईस्ट में जो विरोध करने वाले राज्य हैं वो हैं वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी है कि मैं यहाँ पे इसको लागू नहीं होने दूंगी। इसी तरह से जो आसाम है, आसाम के लोग भी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। आसाम की एक स्टूडेंट कम्युनिटी है जिसका नाम है आसू, यानी कि ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। अब जब सरकार ने ये CAA लागू करने की बात कही है, तब ये आसू जो ग्रुप है स्टूडेंट का आसाम का, वो कह रहा है कि हम CAA की जो प्रतियां हैं वो जलाएंगे। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये CAA को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमने देखा कि इसके विरोध में कौन कौन लोग उतर रहे हैं। बांग्लादेश की जो पड़ोसी हैं, बांग्लादेश के पड़ोसी जो वेस्ट बंगाल है, आसाम है, इसके लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर ये लोग ये कहते हैं कि यहाँ से यदि लोग आ रहे हैं तो वो हमारे एक तरह से जन संसाधनों पर कंट्रोल कर लेंगे। तो मूल जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, वहां के मूल निवासियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए भारत के असली लोगों को, उन पर नागरिकता देने से इन लोगों का भी अधिकार हो जाएगा। तो एक तरह से इनको देखा जाए तो हमारी संसाधनों पर भी एक तरह से बोझ ही बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारे देश में यदि देखें तो खुद की जनसंख्या ही बहुत ज्यादा है, और यदि इस तरह हम बाहर के लोगों को भी नागरिकता दे रहे हैं तो वो भारत की जनसंख्या में ही काउंट होंगे, और वो भारत में रहकर भारत के संसाधनों पर एक तरह से भार बढ़ाएंगे। तो मेरा पर्सनल व्यू यही है कि भारत सरकार को न केवल एक कम्युनिटी को बाहर रखते हुए यदि किसी के साथ पक्षपात करना तो सभी के साथ करिए, वरना सभी को इक्वल रखिए। तो केवल एक कम्युनिटी को इससे साइड करना, ये आर्टिकल जो 14 है, जो कि समानता के अधिकार की बात करता है, उसका भी एक तरह से उल्लंघन माना जाता है, और इसी के विरोध में जनता जो है वो उतर रही है। तो ये तो हमारा पर्सनल व्यू है, हमें इसी तरह की कोई राय नहीं बनानी है। सुप्रीम कोर्ट में यदि बात करें तो ये मुद्दा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा चल गया था 2019 में। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा गया तो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त चीफ जस्टिस थे यूयू ललित। यूयू ललित जो है वो उस समय के CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने 200 जनहित याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में CAA को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट के जो यूयू ललित है, इनकी अध्यक्षता में एक बेंच गठित करी गई। इन्होंने कहा कि हम सरकार का पक्ष जाने बगैर इसके संबंध में कोई भी राय नहीं दे सकते हैं। फिर सरकार पेश हुई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई। सरकार ने कहा कि देखिए ये हमारे नियमों के अंतर्गत आता है, हमने कुछ अलग कार्य नहीं किया है, हमने सिर्फ जो 1955 का कानून था नागरिकता अधिनियम, उसमें केवल संशोधन किया है। और ये संशोधन केवल हम पहली सरकार नहीं है जिन्होंने संशोधन किया है, इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं उन्होंने भी अपनी सुविधा के अनुसार इसमें संशोधन किया है। तो ये बात तो थी सुप्रीम कोर्ट की। अब जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में 6 दिसंबर 2022 में लास्ट सुनवाई हुई थी। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है वो पेंडिंग चल रहा है। तो ये देखा हमने कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से CAA का केस गया है। अब जानते हैं कि NRC जो है ये किस तरह से लागू किया जाएगा। NRC में मैंने बताया आपको कि 6 कम्युनिटी के लोग जो हैं, 6 कम्युनिटी के लोग शामिल किए जाएंगे। मुस्लिम समुदाय इससे बाहर रखा गया है, मुस्लिम समुदाय नहीं है। तो यदि CAA लागू होने के बाद यदि NRC आता है तो लोगों को डर है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर शरणार्थी के रूप में रह रही है, यदि वो अपने दस्तावेज साबित नहीं कर पाए तो शायद उन्हें अन्य शरणार्थियों की तरह कोई बेनिफिट ना मिले, क्योंकि उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। CAA में मुस्लिम कम्युनिटी को शामिल नहीं किया गया है। इसमें NRC क्या है, पहले NRC जान लेते हैं। NRC एक तरह का रजिस्टर है जिसमें नागरिकों के रिकॉर्ड होते हैं। सरकार का एक रजिस्टर होता है, देश की नागरिकों का एक रजिस्टर होता है जिसमें उनका नाम, पता, एड्रेस, कहाँ के हैं वो
उनका सब कुछ डिटेल होता है, जिसमें उनके पासपोर्ट वीजा, यदि कोई बाहर से आ रहा है तो पासपोर्ट और वीजा के आधार पर उनका इस रजिस्टर में नाम दर्ज करके उनको नागरिकता दी जाती है। तो यदि एनआरसी में यदि मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाती है तो उनको एक डर है कि कहीं उनको बाहर ना कर दिया जाए या उनकी नागरिकता ना छीन ली जाए, क्योंकि देखिए शरणार्थी तो सभी कम्युनिटी के रह रहे हैं, तो शरणार्थी तो सभी कहलाएंगे चाहे वो किसी कम्युनिटी के हों। तो ये था CAA और NRC का। अब बात करते हैं कि इसमें सरकार ने मुस्लिम कम्युनिटी को शामिल क्यों नहीं किया है। यदि बात करें भारत के जिन पड़ोसी देशों को इसमें शामिल किया गया है वहां पे देखते हैं कि मेजर जो धर्म है वो कौन सा है। अफगानिस्तान में भी मेजर जो धर्म है, रिलीजन है, वो है मुस्लिम, और पाकिस्तान में भी है मुस्लिम, और बांग्लादेश में भी है मुस्लिम। तो ये जो तीनों देश हैं यहाँ पर मुस्लिम क्या है, एक बहुसंख्यक के रूप में पाया जाता है। अब सरकार ये कहती है कि यहाँ पर जो हमारे अल्पसंख्यक लोग रह रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी के, सिख कम्युनिटी के और बाकी के जो अदर कम्युनिटी हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर हैं, जहाँ पर इनके साथ अत्याचार होता है, तो हम चाहते हैं कि इन लोगों को हमारे देश में जो रह रहे हैं इनको संरक्षण दिया जाए, इनको शोषण से बचाया जाए, ताकि ये एक बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र में अपना संरक्षण कर सकें। तो ये आधार दिया है सरकार ने CAA और NRC में मुस्लिम कम्युनिटी को बाहर रखने का, कि यदि ये हमारे वाले वहां पर अल्पसंख्यक है तो यहाँ पर इस कम्युनिटी के अल्पसंख्यक है, तो एक ही तरह से हिंदू और जो अन्य कम्युनिटी है उनको एक तरह का बेनिफिट दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि जो 1955 वाला जो एक्ट था जो कि लोगों को नागरिकता का प्रावधान करता था, उसमें किस आधार पर नागरिकता दी जाती थी, और जो CAA 2019 का अमेंडमेंट एक्ट आया है ये किन आधार पर देता है। पहला आधार ये है कि जो 1955 वाला था वो कहता था कि यदि कोई व्यक्ति 11 साल तक भारत में रहता है तभी वो भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। लेकिन अब जो CAA आया है उसमें कहा है कि यदि कोई 2014 से पहले यहाँ पर रह रहा है तो उसको कानूनी मान्यता दी जा सकती है, मतलब उसको नागरिकता दी जा सकती है। 6 साल में इसका प्रावधान, 6 साल इसका प्रावधान रखा गया है जो अब का कानून बना है। लेकिन इसमें एक बात और कही गई है, यदि कोई शरणार्थी भारत की एकता और अखंडता या किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसको CAA के तहत उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। साथ ही उनका जो OCI कार्ड होता है, OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये एक तरह का कार्ड होता है जो कि प्रवासी भारतीय है, इसको भारत में बिना रोक टोक के रहने और काम करने की परमिशन देता है। तो इस कानून में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसका ये OCI कार्ड सरकार छीन लेगी, मतलब रद्द कर देगी, साथ ही उसकी नागरिकता भी छीन ली जाएगी। अब एक बात और कही गई है इस नए वाले एक्ट में, वो बात ये है कि इसमें पहले वाला जो था उसमें यह प्रावधान था कि यदि किसी व्यक्ति पे केस चल रहा है तो उसको नागरिकता नहीं दी जाती थी। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति पर केस चल रहा है तो उस केस का इसकी नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको नागरिकता दे दी जाएगी, वो उसकी केस की प्रोसेस है वो अलग से चलती रहेगी। तो इसमें ये एक एक्स्ट्रा प्रावधान जोड़ा गया है। तो आज हमने देखा कि ये CAA और NRC है क्या। तो 2014 तक यदि देखें तो 2014 तक जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, इन दो देशों से भारत में 32,000 शरणार्थी आ चुके हैं, 32,000 लोग आए हैं। अब सरकार ये जो NRC लाएगी, इन 32,000 लोगों में छटनी करेगी कि कौन कौन से धर्म के लोग हैं, वो कब आए थे और उनका नाम क्या है, उनका पासपोर्ट वीजा है या नहीं। तो एक NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप ये बनाया जाएगा NRC। CAA तो कानून है और कानून के जरिए ये रजिस्टर लागू किया जाएगा जिसके तहत सभी के दस्तावेज चेक किए जाएंगे। तो ये है NRC और CAA का पूरा मसला। आज हमने जाना कि ये पूरा का पूरा मसला है क्या। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।